हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने AIR 74 अचीव किया इन गेट 2024 जो कि IISc बेंगलोर ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेट देना क्यों है, इसमें रैंक अचीव क्यों करनी है। हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिव होना चाहिए। बिना मोटिव, बिना रिजल्ट के आपको कोई भी काम करना है तो उसमें सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जो आप अचीव करने वाले हैं, जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो पता करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको PSU में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करवाने में गेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने गेट में अच्छी रैंक अचीव कर ली तो आप इंडियन ऑयल, गेल, BHEL, DVC, NLC, सेल ऐसे बहुत से PSUs में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है तो प्राइवेट सेक्टर में भी गेट का स्कोर जब आप अपने रेज्यूमे में लगाएंगे तो आपके रेज्यूम की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो दूसरा एडवांटेज गेट में रैंक एक्वायर करने पे आपको मिलता है वो ये है कि आप इस स्कोर का यूज़ IITs, NITs और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी मास्टर्स और PhD के एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गेट दिया था मास्टर्स के लिए। ये तो बात हो गई मोटिव की कि आपको पहले मोटिव डिफाइन करना है किसी भी काम को करने से पहले। ठीक है, अब बात करनी है कि करना कैसे है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह आप उठे और एग्ज़ाम दे के आ गए और रैंक आ जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी या एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। गेट एक जर्नी है, इसमें आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस को फॉलो किए बिना कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते आप। ना ही मैं कर सकता हूँ और ना ही कोई और कर सकता है। तो उस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी थोरो विद द सिलेबस। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है बिना कुछ भी स्किप किए, और आपका सिलेबस 31 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। फ़ेब में एग्ज़ाम होता है तो एक महीने में आप वापस रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देंगे, स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, बहुत कुछ होगा जनवरी के महीने में। बट दिसंबर में आपका सिलेबस एट वंस ख़त्म हो जाना चाहिए। जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रिवीजन। रिवीजन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे आप सिलेबस ख़त्म करते जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पूरा करके दूसरा, दूसरे से तीसरा, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप भूलते चले जाएंगे। ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा है जो समझ भी ले किसी चीज़ को तो हमेशा या लंबे समय तक उसे वो चीज़ याद रहे। बिना रिवीजन के किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए आपने जैसे ही 2 घंटे की मान लीजिए पढ़ाई कर ली तो लास्ट में 10 मिनट निकालिए, एक टाइमर रखिए जिसमें आप उस 2 घंटे की पढ़ाई को पूरा रिवाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद विदिन 24 आवर्स वापस रिवाइज़ कीजिए, फिर एक वीक में, फिर एक महीने में और अगले 3 महीने में वापस रिवाइज़ कीजिए, और फिर 3-3 महीने के साइकिल में रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के बिना एग्ज़ाम में जाके रिकलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। इवन एग्ज़ाम के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी दिक्कत आएगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है शॉर्ट नोट्स। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं फिर रिवाइज़ करते हैं, उसका जिस्ट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। शॉर्ट नोट्स इट्स जस्ट अ समरी ऑफ योर नोट्स, जिसमें आपने इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रखे होंगे।
कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए। मान लीजिए आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे हैं, तो ये एक सिंबल है कि आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। आप उन कीवर्ड्स को मार्क नहीं कर पा रहे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने के लिए, जो कि एंड टाइम रिवीजन के लिए ज़रूरी है। ऐसे में आप ऑनलाइन क्विक रिवीजन कोर्सेज की मदद ले सकते हैं, लेकिन फाइनली आपके अपने नोट्स से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। किसी और के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेनिफिट होंगे ये मैं तो नहीं कह सकता, और बहुत रेयरली किसी के साथ ही एप्लीकेबल होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स एज गुड एज पॉसिबल। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस आपको मदद करेगी वो एप्टीट्यूड डेवलप करने में जो कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। अपने नॉलेज को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एप्टीट्यूड डेवलप करना ज़रूरी होता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम में जाने से कुछ नहीं होगा, भले ही आपने कितनी भी बार रिवीजन कर लिया होगा। सो आपका दिमाग ट्यून हो जाए अपने नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप गेट का ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने ऑफलाइन कैलकुलेटर प्रैक्टिस में या टेस्ट देते वक्त यूज़ किया, तो एग्ज़ाम में जाके वहाँ के इंटरफेस में जो कैलकुलेटर दिया है, वहाँ के फंक्शन कैसे काम करते हैं, उस कैलसी को कैसे यूज़ करना है, आप इसमें उलझ जाएंगे। तो बेहतर है अपने दिमाग को ट्यून कर लीजिए गेट ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए। TCS का ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, आप उसे मोबाइल के होम स्क्रीन और डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए। जब भी प्रैक्टिस या टेस्ट दे रहे हैं तो उसका यूज़ कीजिए। अब मटेरियल की बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के न्यूमेरिकल्स भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। EAC के न्यूमेरिकल्स मेंस के जो हैं वैसे तो सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, उन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशन डेवलप करना, ये जो एप्टीट्यूड आपको EAC के मेंस के क्वेश्चन से मिलेगा। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जब आप EAC मेंस के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आपका एक चैप्टर भी एक सवाल में रिवाइज हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ मेंस के क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, ये आपको लोगों से, बाकी भीड़ से अलग खड़ा करेंगे। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है टेस्ट सीरीज़ का। देखिए, आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया, भले ही सेल्फ स्टडी किया हो, भले ही आपने कोचिंग से किया हो, भले ही आपने कोचिंग मटेरियल परचेज़ किया हो, फिर आपने रिवीजन किया, फिर आपने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन आपने टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं की। अब टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं की, इसका जो नुकसान आपको एग्ज़ाम में होगा उसको सुधारने के लिए आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि एक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कीजिए और टेस्ट देने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टेस्ट में जाने से पहले उस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने ऐसे अपने दोस्तों से बात की है जो यूजुअली टेस्ट में जाते हैं और अगर किसी सवाल पर अटक जाते हैं तो उसे जूझते रहते हैं, दे विल फाइट विद द क्वेश्चन। हमें किसी भी सवाल को ईगो पे नहीं लेना है, हमें एक बैलेंस्ड, एक ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकें
और सही से अटेम्प्ट कर सकें। एट द एंड कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने वो जो टफेस्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व किया या नहीं। सबसे ज़्यादा लोग यही पूछेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है, किसकी अच्छी रैंक है, उसी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, चाहे आप कहीं भी अप्लाई करें, जॉब या फिर हायर स्टडीज़। सो आई वुड सजेस्ट, before going to exam, make a strategy. For that strategy you have to give certain number of tests, आप हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट सब दीजिए, ठीक है। जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्रिएटिंग स्टोरीज़। देखिए, आप सबको पता है जब हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, भले ही आप मूवी एक या दो बार ही देखो, लेकिन वो मूवी आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है। उसका रीज़न ये है कि वो जो मूवी आपकी मेमोरी में फीड हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स फीड हुई है। तो विजुअल्स ही आपकी मेमोरी क्रिएट करते हैं। आपकी मेमोरी इज़ ऑल अबाउट विजुअल्स। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी पर्सनल लाइफ और आपके आसपास जो नेचर है, इन तीनों को मिक्स करके स्टोरीज़ क्रिएट कीजिए, जिसकी मदद से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। किसी भी काम को करने का मुश्किल और आसान तरीका हो सकता है। अगर आपको आसानी से कोई चीज़ मिल रही है, एफ़र्ट तो आप लगा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कम या ज़्यादा। कम एफ़र्ट में अगर कोई सक्सेस अचीव कर लेते हैं और आप डिज़र्व भी करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्रिएट स्टोरीज़। इन सब के साथ साथ आपके अंदर कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, जो कि आपके उस प्रोसेस को जो हमने डिस्कस किया है टू परफॉर्म गुड इन गेट, उसको फाइन ट्यून करेंगे। तो जो पहला स्किल है, इसे आप क्वालिटी भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी। जब आप गेट में फाइट कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई की। अब होता क्या है कि थर्मोडायनामिक्स शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरह से इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 या चैप्टर 5 का कोई रिलेशन नहीं है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेली पढ़ाई कीजिए। एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, पहले का भूल गए, रिवीजन किया नहीं, तो आज का कुछ समझ आएगा नहीं, ठीक है। सो बेहतर है डेली पढ़ाई कीजिए, डेली न्यू डेवलपमेंट कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट दीजिए टाइम टू टाइम। बिना कंसिस्टेंसी के गेट में सक्सेस अचीव करना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। मिला तो मिला और नहीं मिला तो नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसका कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज़ अ की फैक्टर। अगला जो काम आपको करना है वो है कंपार्टमेंटलाइज करना अपने दिन को और अपने टास्क को। अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, अलग अलग टाइम स्लॉट्स में। जो पहला टाइम स्लॉट आप बनाएं उसमें आप न्यू डेवलपमेंट इन स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आप एकदम फ्रेश होते हैं, थके हुए भी नहीं होते हैं, तो न्यू डेवलपमेंट में जो आपके दिमाग का कंजम्पशन होगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एक टाइम स्लॉट बनाइए रिवीजन के लिए, एक और टाइम स्लॉट बनाइए आप प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए। इसके अलावा आपको अपने डेली रूटीन में रिलैक्सेशन को भी जगह देनी पड़ेगी। इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन ये सब सुन के तो ऐसा लगता है जैसे टाइम टेबल बना दिया है। एक्चुअली कंपार्टमेंटलाइज करने का मतलब है कि जो टाइम स्लॉट आपने बनाया है उस टाइम स्लॉट में एक टास्क आपने डिफ़ाइन किया है, तो उस वक्त उसी टास्क को परफॉर्म करना है और उसी के बारे में सोचना है। मगर बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी और डिस्ट्रैक्शन या किसी और थॉट की वजह से कंसंट्रेशन आपका टूट जाए। मान लीजिए पढ़ाई करते वक्त आइसक्रीम खाने का मन कर गया। आप क्या कर सकते हैं,
एक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं उस पॉइंट पे कि मान ली कि 2 घंटे की मेरी पढ़ाई है, ठीक है। अगर 2 घंटे अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे। इससे क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्शन को आपने एक रिवॉर्ड बना लिया कि अभी अच्छे से पढ़ा तो बाद में आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो आपने अपने डिस्ट्रैक्शन, अपनी प्रॉब्लम से दोस्ती कर ली। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, पढ़ाई की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड तो अचीव करेंगे ना आप। तो छोटे छोटे रिवॉर्ड अपनी लाइफ में बना के रखिए, इससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव ही होगी, ठीक है। बस ये मत देखिए कि डिस्ट्रैक्शन का ही पढ़ाई को ओवरलैप ना कर जाए, ओवर रूल ना कर जाए। अगला जो इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है वो है कि थोड़ा योगा, मेडिटेशन और फील्ड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए, जिसमें थोड़ा कम दिमाग खर्च होता है। पूरा दिन पढ़ाई करने से दिमाग थोड़ा लोडेड महसूस करता है, ये सबको पता है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, और ये सबके साथ होता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होता है। बट अगर इसके साथ साथ आप थोड़ा योगा, मेडिटेशन और स्पोर्ट्स, जिससे आपका ब्लड का फ्लो इम्प्रूव हो, थोड़ा सा पसीना निकले, थोड़ा आँखों में स्ट्रेन कम हो, तो बेहतर है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि विजुअल्स इज़ द इनपुट टू योर मेमोरी। आपकी मेमोरी इज़ मोस्टली अबाउट विजुअल्स, और विजुअल्स आँखों से जाता है अंदर। अब आँखें अगर रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेन्ड है, तो आपका ना तो पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही किसी और काम में। तो बेहतर है कि थोड़ा फील्ड स्पोर्ट्स में अपनी स्क्रीन से दूर हो जाइए। इससे जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपको पढ़ाई को बहुत टाइम देना पड़ता है, तो आप टाइम बाउंडेड टास्क भी कर सकते हैं। जैसे 20 मिनट का योगा कर लिया, या थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया, या बैडमिंटन या टीटी खेल लिया। ऐसे स्पोर्ट जो कि टाइम बाउंडेड है। इससे ऐसा है नहीं है कि 3 घंटे क्रिकेट खेलने चले गए। अगर उस तरह की चीज़ें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टाइम बाउंडेड चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा लाइट महसूस करेंगे। अगला जो टास्क है वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा वीक मोमेंट आता है जब आपको लगे कि कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मेहनत करो, रिलैक्सेशन की कोशिश करो, लेकिन आपका मोटिवेशन ख़त्म हो गया है, आपको गिव अप करने का मन कर रहा है, आपको लगता है कंपटीशन में आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, उसको नौकरी मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, उसको एडमिशन मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्त देखिए, आप जिस फेज़ में हैं उस फेज़ से आपके पेरेंट्स या घर में कोई बड़ा मेंटर्स, टीचर्स गुजर चुके हैं। अपनी प्रॉब्लम, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को उनके साथ शेयर कीजिए। वो आपको ऐसा फंक्शनल लेकिन फिर भी इतना सिंपल सॉल्यूशन देंगे जो आपकी प्रॉब्लम को एक राय के दाने से भी छोटा कर देगा, और वो प्रॉब्लम इतनी छोटी हो जाएगी कि उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ट्राई टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विथ एल्डर्स इन योर फैमिली, या फिर आपकी कोचिंग में टीचर्स, मेंटर्स, किसी से भी बात कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट डोंट गिव अप एंड बेस्ट ऑफ लक। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मेरा अगला वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा वो इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आऊँ। टिल देन, साइनिंग ऑफ, पीयूष।